नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोज़ के माध्यम से अलग अलग कारणों से मिलते हैं, जिनमें हाल फिलहाल में हमने प्रिंसिपल बैच जिसके फॉर्म आप लोगों के स्टेट में रिसेंटली आए हैं। हालांकि इससे पहले भी पिछले साल 2024 में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से, विरोध के कारण वो पेपर कंडक्ट हो नहीं पाया। अब फाइनलाइज आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होना ही होना है विथ सम सर्टेन चेंजेस, कुछ बदलाव के साथ। पहले इसमें कंपटीशन केवल 3000 के आसपास था, टोटल 600 प्लस पोस्ट थी। अब क्योंकि एलटी वालों को इसमें ऐड कर दिया है, एलटी के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो कंपटीशन लगभग बढ़ के हो जाता है 10,000 के आसपास, लगभग ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, उसमें आप जानते हैं 2 पार्ट में आपका एग्जाम होता है। एक नॉर्मल जीएस वाला पोर्शन, जीएस रीजनिंग वाला पार्ट, और दूसरा आपका सब्जेक्ट इन द सेंस चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोगी, जिसको कहते हैं सीडीपी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आपकी क्लास 1 जीएस की क्लासेस के रिगार्डिंग मिलते हैं। बार बार आप लोगों को बताया मैंने वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहे हैं, जिनका जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, उनके बारे में हम डिस्कशन को लेकर ये वीडियोस आप लोगों के बीच में लेके आते हैं। तो इन प्रिंसिपल बैचेस की शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट मंडे, जो कि आपका 22 तारीख से है, 22 सितंबर 2025। जो ये बैचेस हैं ये 22 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले हैं, और ये बैचेस शुरू होंगे ऑनलाइन मोड में। अब कारण इसके पीछे, क्योंकि मैक्सिमम या फिर लगभग सभी लोग टीचर्स हैं जिन्होंने प्रिंसिपल के लिए आगे इस एग्ज़ाम को देना है। तो क्योंकि टीचर्स हैं तो ऑन जॉब है, वर्किंग है तो टाइम बाउंडेशन है। इस वजह से मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ऑफलाइन कंफर्टेबल हो पाएगा। लेकिन द एकलव्य आईएएस एकेडमी ये जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट कर रही हैं। अब ये किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा कि आप लोग अगर ऑनलाइन आना चाहें, ऑनलाइन देखना चाहें तो ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, प्रॉपर क्लासेस होंगी। लेकिन 1% अगर आपको डाउट होता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरी होती है, तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं उसी टाइम पे। तो यहाँ पर क्लासेस स्टूडियो में चल रही होती हैं, प्रॉपर क्लासेस चल रही होती हैं, तो आप एट द सेम पॉइंट क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंस्टीट्यूट आप लोगों को क्या करता है, ये क्लासेस प्रोवाइड करता है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सैटरडे को आपका टेस्ट होता है। ठीक है, और टेस्ट किस तरीके से होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, एक हफ्ते फर्स्ट पेपर, अगले हफ्ते सेकंड पेपर, या फिर कंबाइंड 50-50 क्वेश्चंस दोनों में। इस तरीके से आगे क्या होते हैं, टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि पोस्ट काफ़ी सारी है, कंपटीशन भी बहुत बेहतर है। ठीक, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको इंक्वायरी करनी होती है, काउंसलिंग करनी होती है, तो आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम पे आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ठीक, अब हम आपके इसमें जो पहला पेपर है उसका जीएस वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, और पिछली कुछ वीडियोस से हम उस जीएस पोर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में तो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक आता है हिस्ट्री से, उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया 1857 1857। ठीक है, हमने देखा 1857 की क्रांति, रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, कुछ भी कह दीजिए आप, विद्रोह कहो, अगर
किताबी भाषा में कहना है, अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना है तो विद्रोह, रिवोल्ट कह दो। अगर अपने स्वतंत्रता सेनानी जिन लोगों ने इसमें बहुत योगदान दिया उनके पर्सपेक्टिव से कहना है तो आप क्रांति कहिए, रेवोल्यूशन। ठीक है ना। हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे इसी में कि क्या कारण थे, इकोनॉमिक रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, रिलीजियस रीजंस, जो कारण बने इस एक विद्रोह की स्थिति को पनपाने के पीछे। ठीक है ना, जिन कारणों से ये विद्रोह की स्थिति बनी। अच्छा, थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि 1857 का विद्रोह खत्म हुआ, उसके बाद 1858 में हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया। कमर्शियल रूल मतलब व्यापारिक शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले चार्टर से खत्म कर दी जा चुकी थी। अब ये समय था जहां पर पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक काम भी खत्म कर दिए गए। ठीक है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल काम भी खत्म हो गया, पॉलिटिकल काम, राजनीतिक व्यापारिक दोनों काम खत्म हो गया, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसी काम की बची नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। साथ ही साथ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले लगा दिया क्राउन, ताज का शासन, जो सीधा कहां से डायरेक्ट किया जाएगा, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन से आगे क्या किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ताज का शासन भी कहते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा यही बताया जाता है, यही पूछा जाता है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ताज का शासन यानी क्राउन रूल लगा दिया गया भारत में, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इसके बाद अब एक सिचुएशन समझनी है आप लोगों को कि 1858 में कंपनी बच रही थी मतलब 1857 के विद्रोह के कारण जो कंपनी को नुकसान हुआ था उसको भर रही थी, उसको फिल करने में लगी थी। ठीक है, आपने देखा कि गवर्नर जनरल को एक और पोस्ट दे दी गई, वॉइस रॉय कहा गया कि अब आपको वॉइस रॉय कहा जाएगा। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग क्या थे, पहले वॉइस रॉय थे। ठीक, ये सब कुछ हुआ। इसके बाद एक और एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब यहां पर क्या करती है कंपनी, यहां पर कंपनी इंडियंस को प्रलोभन देना शुरू करती है कि अब हम आपके लिए, काउंसिल का क्या मतलब होता है, काउंसिल मतलब दो टाइप की काउंसिल समझ लो आप, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मतलब विधायी समिति और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी समिति। अच्छा, विधायी समिति मतलब कानून बनाने वाली समिति, अच्छा कार्यकारी समिति मतलब कानून को लागू करने वाली समिति। ठीक है, इन दो पार्टीशन में क्या हो रहा था, इन दोनों पार्टीशन में क्या हो रहा था, चेंजेस देखने के लिए मिल रहे थे। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि यहां पर कंपनी ने प्रलोभन देना शुरू किया कि भैया कानून बनाने वाली जो कमिटी है, जो काउंसिल्स है, इंडियन काउंसिल मतलब भारतीयों को उनमें क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स को एक डर हमेशा लगा हुआ था कि कहीं ये 1857 के विद्रोह की नौबत दोबारा ना आ जाए। तो ब्रिटिशर्स को बीच में चाहिए था एक इंटरमीडिएटरी, मतलब बीच का बिचौलिया कोई ऐसा चाहिए था जो पीपल मतलब जनता तक उनकी बातों को पहुंचा सके और जनता की बातों को उन तक पहुंचा सके, सिंपल। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने एक एसोसिएशन, एक इंस्टीट्यूशन बनाया 1885 में, इसकी फाउंडेशन रखी और ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं कहा। समझ रहे हैं, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने एक एसोसिएशन बनाने का, हिंदू मुस्लिम्स जो नॉन ब्रिटिशर्स थे उनका एक एसोसिएशन बनाने का सोचा और ब्रिटिशर्स ने परमिशन दे भी दी। क्यों, क्योंकि यहां पर इनको चाहिए था एक बीच में इंटरमीडिएटरीज। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको कहते क्या है एक्चुअली में। ठीक है ना। अच्छा, क्या है ये बात, ये फाउंडेशन है द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप सभी जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 बाय A.O. ह्यूम। अच्छा, 1885 में हमने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन रखी, कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन सिविल सर्वेंट, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट कौन है, वो है A.O. ह्यूम। ठीक है ना, तो इन कारणों से ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव यहां पर पड़ी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे बनने के पीछे दो थ्योरीज हमारे पास। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन दो थ्योरीज हैं जो हम इतिहास में कोट करते हैं। एक है हमारे पास राष्ट्रवादी विचारधारा, दूसरी है हमारे पास सेफ्टी वॉल थ्योरी। इसको कहते हैं हम नेशनलिस्ट थ्योरी, इसको कहते हैं हम सेफ्टी वॉल थ्योरी। नेशनलिस्ट थ्योरी क्या हुआ कि सब लोग सोच रहे थे, सब लोग अंदर से परेशान थे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिशर्स के सामने हो, और इस कोशिश में बहुत सारी अलग अलग छोटे छोटे एसोसिएशन बने, पूना महासभा, ठीक है, मद्रास सभा, ऐसी कुछ एसोसिएशन बने और उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन एक बात बताइए कि उस समय के लोग रूरल, मतलब जो गांवों में रह रहे हैं, क्या उनको बहुत ज्यादा मतलब था अंग्रेजों से? हाँ, जब तक उन तक बात नहीं पहुंची, उनके खेतों पे बात नहीं आई, तब तक उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन बताए थे, जैसे मैंने आपको पूना महासभा, महाजन सभा बताई, वो बनाए गए थे कि हम क्या करें, इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन, अगर इनके मन में कोई बात है, उनको क्या करें, उसको आगे ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएं, इस पर्सपेक्टिव से बने थे। लेकिन लोगों को ऐसा खासा मतलब था नहीं। लोग यहां पर कैसी समस्या लेके गए कि सर आज हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, हमारे खेत की अनाज इस बार बढ़िया नहीं हुआ। इस प्रकार की समस्याएं लेके जा रहे थे क्या, ये जो एसोसिएशन बने उनके पास। और दिक्कत ये रही कि ये रीजनल सभाएं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो इन्हीं सब में डील करती रह गई कि किसी की भैंस को चारा नहीं मिला, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। जो उसका सोच थी कि नेशनल लेवल पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व किया जाए, वो वहां तक अचीव कर ही नहीं पाया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, इस सब के दौरान, इस सब सोच के दौरान फाउंडेशन पड़ती है किस चीज के लिए, इस रिप्रेजेंटेशन, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन के लिए फाउंडेशन पड़ती है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अच्छा, और ये जो स्टोरी बताई मैंने आप लोगों को, ये जो थॉट है वो राष्ट्रवादी विचारधारा है, नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट है आईएनएससी को लेके, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेके। क्या है कि एक समय जहां पर छोटे छोटे जो एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस थे, वो आपस में ही सिमट के रह गए, लोगों की व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को ही डील करते रह गए। उस बीच एक एसोसिएशन ऐसा बनता है जो राष्ट्रीय लेवल पर जनता का प्रतिनिधित्व कर सके, किनके सामने, अंग्रेजों के सामने। इस थ्योरी को कहा जाता है राष्ट्रवादी सिद्धांत, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी सिद्धांत, या फिर द नेशनलिस्ट थ्योरी बिहाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आती है सेफ्टी वॉल थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, अच्छा, सेफ्टी वॉल आप लोगों ने देखा है क्या होता है सेफ्टी वॉल थ्योरी? 16 की बात है। हाँ बताइए, सेफ्टी वॉल थ्योरी आप लोगों ने सुना है कुछ कभी? कहाँ हो सकता है, कहाँ सुना होगा? हमने प्रेशर कुकर में कभी खाना बनाया है, सभी लोग बनाते हैं, बहुत सामान्य सी बात है आज के डेट में। तो हम देखते हैं कि प्रेशर में एक तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो सीटी आ जाती है, लेकिन 1% अगर सपोज वो जो प्रेशर की नली है वहां पर कुछ फंस गया बहुत तगड़ा, ठीक है, और प्रेशर बन रहा है अंदर अंदर, और तगड़ा प्रेशर बन रहा है, तो क्या उसके बाद प्रेशर फटेगा ही फटेगा क्या? एक छोटा सा वॉल्व होता है वहां पर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व कहते हैं, जैसे ही इस तरीके का होता है कुछ, इस तरीके का होता है, यहां बीच में कुछ मेटेलिक प्लेट होती है उसके अंदर बारीक। अगर जैसे ही प्रेशर बना तो ये मेटेलिक प्लेट में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, और ये सेफ्टी वॉल्व क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर इस कंडीशन में देखो कि लोग, जनता में आक्रोश है तो प्रेशर बढ़ा। अच्छा, अगर प्रेशर बढ़ा तो ब्रिटिशर्स पर ना फट जाए ये प्रेशर, इसके लिए बीच में क्या रखा गया, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का एक सेफ्टी वॉल लगाया गया। अच्छा, सेफ्टी वॉल का क्या काम होगा भैया, कि ये जो जनता की बात है, इनको क्या दिक्कत है, ये पहुंचाए कहां तक, ब्रिटिशर्स तक, ताकि ब्रिटिशर क्या कर सके, आगे कुछ सॉल्व कर सके। और ब्रिटिशर्स क्या सोच के कुछ प्लान बना रहे हैं
वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बताना, ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको समझा सके, आम जनता को समझा सके। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आने देना काम था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिससे कि ब्रिटिशर के ऊपर ये सारा प्रेशर फट सके। तो इस थ्योरी को कहा जाता है सेफ्टी वॉल थ्योरी। अच्छा, 1916 में पहली बार यंग इंडिया नामक न्यूज़पेपर में लाला लाजपत राय जी ने क्या किया था, इसके बारे में पहली बार बताया था। ठीक है ना। तो आज हम इस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले कंसेप्ट को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, मैंने आपको जैसे कि वीडियो की शुरुआत में भी बताया, ये प्रिंसिपल बैच आए हुए हैं, आप लोगों के लिए फॉर्म आया हुआ है। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं और बहुत बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड चांस मिलता है आपको नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है ना। अगर आपको चांस मिला है तो उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज करने की कोशिश करें। और आज के डेट में हम यही कहते हैं कि कंपटीशन से ही प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। कंपटीशन से ही पता चलता है कि कौन ज़्यादा एलिजिबल है, कौन ज़्यादा कर सकने लायक है, ठीक है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, चाहे वो टीचिंग का काम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, ठीक है। अगर आप लोग अपनी तैयारी करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो द एकलव्य IAS अकेडमी आप लोगों के लिए बैचेस शुरू कर रहा है। मैंने आप लोगों को डेट बता दी, 22 सितंबर, जो कि नेक्स्ट मंडे है। 22 सितंबर से बैचेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट बैच शुरू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बैच जब शुरू होगा तब री एडमिशंस होंगे, ठीक है। तो ये बैचेस शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन क्लास में आके बैठ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मेजरली क्योंकि हम ये समझते हैं कि टीचर्स लोग हैं, सब लोग ऑनलाइन ही अवेलेबल हो पाएंगे। पिछले साल भी हमने जितनी क्लासेस चलाई हैं, मैक्सिमम ऑफ द टीचर्स क्या थे, ऑनलाइन ही अवेलेबल थे। ऑफलाइन केवल वही लोग आते थे जिन लोगों को कुछ डाउट्स या फिर क्वेरी हो, ठीक है। तो ये सब है। आप लोग अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप समय निकालकर किसी दिन इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट विजिट करने के पीछे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पूरा डायनेमिक समझ आ सके, ठीक है ना। फोन पर काउंसलिंग करना या फिर सामने 1 to 1 बैठ के काउंसलिंग करना, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस का बता दिया जाएगा, आपको क्या कितना लिमिट है आपके पास वो बता दिया जाएगा, कितने समय में आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं ये बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।